हाँ बेटा ध्यान दीजिए, आज के इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे विकिरण और प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले जानो कि आपका रेडिएशन होता क्या है। तो विकिरण को कई तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहले जो जनरल उदाहरण या सामान्य उदाहरण अगर हम उसको देखें तो वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वास्तव में होता क्या है, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य है क्या है, एक आग का गोला। ठीक है ना, तो आग का गोला कहने का क्या मतलब है उससे कि वहाँ पर हर समय नाभिकीय संलयन, दो तरह के रिएक्शन आप न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि दो तरह की रिएक्शन आप वहाँ देखेंगे कि एक तो होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन, फ्यूज़न और फिजन। तो संलयन वाली जो प्रोसेस है अगर उसे शॉर्ट में कहें तो उसमें क्या होता है कि कई सारे दो छोटे हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे। ठीक है ना, और नाभिक विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक लगभग दो बराबर हल्के नाभिकों में टूटता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में आपकी एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी यानी ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही ऊष्मा है जो आप यहाँ फील करते हो कि आप अगर अपना हाथ सूर्य के प्रकाश में रखें तो थोड़ा गर्माहट का अनुभव होता है। ठीक है, प्रकाश लगता है। तो प्रकाश का मतलब क्या है वो आपका क्या है, रेडिएशन। क्लियर। अब बात करें कि यहाँ पर जो द्वैत प्रकृति है, तो द्वैत प्रकृति से मतलब क्या है, द्वैत प्रकृति का मतलब है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में कई सारे वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि द लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड सम मोर साइंटिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड दैट द लाइट इज़ अ वेव फॉर्म। ठीक है ना, तो जो कहते हैं कि कण के रूप में चलती है पार्टिकल वाले कुछ साइंस की ऐसी इवेंट हैं जो आपकी एक्सप्लेन की गई हैं कण का सिद्धांत के आधार पर, जिसमें प्रकाश को कण मानकर चला गया है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ प्रकाश की घटनाएं हैं आपकी, वो एक्सप्लेन करी गई हैं तरंग मानते हुए कि प्रकाश जो है एक वेव फॉर्म में है, तरंग के रूप में आपका चलता है। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट आपके कहते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड समवन से अबाउट द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। तो इसमें जो दो तरह की बातें हैं उसी दो तरह की बातों से यहाँ पर डुअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति के बारे में इसको कहा गया। ओके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक मिला जुला कॉन्सेप्ट यानी कण और तरंग को दोनों को ही शामिल करते हुए डे ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ये कहा गया कि कोई भी अगर पार्टिकल है जिसके अंदर मास है तो वो अपने साथ एक तरंग यानी एक वेव एसोसिएटेड करके रखता है, उसके साथ एक तरंग जुड़ी रहती है। अगर कोई भी m द्रव्यमान का पार्टिकल है, ठीक है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको हम दिखाते हैं लैम्डा से, और लैम्डा की जो वैल्यू है रिप्रेजेंट होती है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। यहाँ पर इस लैम्डा को हम कहते हैं दैलीय तरंगदैर्घ्य, h आपका प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, m उस कण का द्रव्यमान कहलाता है और v उस कण का वेग होता है। ठीक है, तो ये m द्रव्यमान का कण v वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो अपने साथ एक तरंग को साथ में रेडिएट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उस तरंग का तरंगदैर्घ्य का जो मान होगा यानी उस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो डिनोट की जाएगी लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होगा, h/m। तो इस टॉपिक में कई सारे कंसेप्ट आप लोग पढ़ने वाले हो। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्रकाश का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात बाद में करते हैं, पहले देखेंगे उत्सर्जन ही क्या होता है। ठीक है ना, उत्सर्जन को अगर आप समझें तो किसी भी धातु की सतह से, भाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं आपके, धातुओं में। ठीक है, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें भी क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो फोकस होगा वो किस पर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। अगर हम बात करें परमाणु के बारे में तो हम वहाँ पर देखेंगे कि उसका जो सेंटर है, आप सभी लोग जानते हैं इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कैसा होता है परमाणु का नाभिक, कैसा होता है, पॉजिटिव, या उसको कहते हैं धनावेशित होता है। कौन कौन से पार्टिकल उसमें मेन रूप से रहते हैं, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके इनसाइड द न्यूक्लियस नाभिक के अंदर पाए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या करेंगे, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। ठीक है, अलग अलग कक्षाएं होंगी, उन कक्षाओं में घूमते हैं। अब अगर इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो ऊर्जा किसको मिलेगी, सबसे पहले जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है
उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले ऊर्जा मिली, तो ऊर्जा पाकर ये क्या करेंगे, ये उस परमाणु को छोड़ देंगे। परमाणु का मतलब उस सरफेस को छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इस किसी भी धातु की सतह को आप कितनी तरह से ऊष्मा दे सकते हो, या तो उसे गर्म करें, ठीक है। जब आप इसको किसी भी धातु की सतह को जब गर्म करते हैं तो वहाँ पर थर्मोनिक एमिशन बोला जाता है, यानी तापायनिक उत्सर्जन बोला जाएगा। और अगर आप इसको इसके ऊपर किसी उचित आवृत्ति का प्रकाश अगर गिराते हैं तो ये इससे भी आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये वाली जो घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगी, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा, अब एक दिमाग में आपके आ रहा होगा कि अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो जितनी भी चादर वादर पड़ी हुई हैं उन सबसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, फिर तो क्या होते होंगे, हाँ, नहीं होते होंगे, ठीक है। हो सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, हमें उस फ्रीक्वेंसी का प्रकाश, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट उसकी सरफेस पे गिरानी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका आपको बताया ताप के द्वारा, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा वाला आपका बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश के द्वारा। और तीसरा है आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इसकी सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि ये इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव क्षेत्र की तरफ क्या चले जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। तब भी क्या होगा, जो ये सरफेस है इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंडीशन आएगी ये थर्ड वाली आपकी होती है, इसको बोले क्षेत्र प्रभाव या क्षेत्र उत्सर्जन। तो इस तरह से 3 प्रकार के उत्सर्जन आपने पढ़े, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और आपका क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में हम लोग पढ़ते हैं जीमन इफेक्ट और पाशन इफेक्ट आता है। जीमन इफेक्ट क्या होता है, जीमन इफेक्ट है कि अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस लें, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम देखा हुआ सभी ने, जैसे इंद्रधनुष अगर सामान्य भाषा में कहें तो ठीक उसी तरह से प्रकाश का जो प्रभाव है, प्रकाश का जो इफेक्ट है, ठीक है ना, उसके कारण प्रकाश 7 रंगों में, यानी विबग्योर जो नाम सुना है, ठीक है, विबग्योर में विभाजित हो जाता है। और उसको जब हम किसी हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अगर उस स्पेक्ट्रम को रखते हैं तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। समझ में आया नहीं, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो उस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य पर भी इफेक्ट डालता है, ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डालता है। तो वो सब आप लोग ऊंची कक्षा में पढ़ोगे, आगे बीएससी एमएससी करोगे तो उसमें और भी डिटेल में दे रखा है। यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। अब बात करें, जैसे बताया, फिर से अगेन उसी टॉपिक पर हम लोग आते हैं, कण के ऊपर आते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, तो इसके बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन को यानी परावर्तन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, अपवर्तन को एक्सप्लेन किया था, काफ़ी और सारी घटनाएं उसके द्वारा इसे दिखाया जा सकता है। और अगर तरंग मान के चलते हो तो तरंग के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीवन इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहें, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, आपका जीवन इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, जीवन प्रभाव है। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। और एक्सप्लेनेशन क्या था उसको समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये एक धातु की सतह है और इस सतह के अंदर, क्योंकि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत में पाए जाते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में मिलेंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इस सरफेस पर एक उचित आवृत्ति का प्रकाश रेडिएट किया जाता है, ठीक है, एक उचित आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाएगा तो इसकी सतह से इसके अंदर से, ठीक है, इसके धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन सतह तक आएंगे और सतह तक आने में जो एनर्जी लगेगी उसको हमने कहा W यानी वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन का वर्क फंक्शन जो होगा आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धातु के भीतर से उसकी सरफेस तक लेके आएगा। यहाँ से जो प्रकाश आपने गिराया वो h न्यू, ठीक,
यहाँ से जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन ऊपर तक गए उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो h न्यू नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति। अब इस एनर्जी को पाकर ये सतह तक आ गए और सतह के बाद अब क्या करेंगे, ये इस सतह से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ सतह से बाहर निकल के गति करेंगे। अगर इनकी वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लें v है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वो कितनी होगी, हाफ mv²। ठीक है ना, हाफ mv²। अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाइए आप। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आप ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसे नष्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, जितनी एनर्जी आई ये एनर्जी कहाँ जाएगी, W में और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश का मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी कितनी एनर्जी है, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा की ये जो वैल्यू है ये बराबर होगी किसके, W प्लस EK के बराबर होगी। और सबसे पहले इस इक्वेशन को देने वाले कौन से, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्योंकि ये इक्वेशन दिया और इसके लिए नोबेल भी पुरस्कार उन्हें मिला। तो इसमें जो था एनर्जी, इसको बात कर लें h न्यू, और फंक्शन h न्यू नॉट प्लस EK। अब इस EK वाली इक्वेशन को हम कई तरीके से आप देख सकते हैं, उसके कई सारे डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट फॉर्म में अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 हाफ mv² मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से v मैक्सिमम का मान आप निकाल सकते हो, तो ये हो सकता है हाफ mv² मैक्सिमम, दिस इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, ये आपकी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। इसको अगर न्यू को आप यू कैन राइट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा की तरह भी दिखा सकते हो। न्यू जीरो को कहें तो c अपॉन लैम्डा जीरो। यहाँ पर ये दहली तरंगदर या कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, दहली तरंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड आपकी वेवलेंथ। ठीक है, ये आपकी दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट और दहली आवृत्ति आपकी क्या, न्यू नॉट। तो यहाँ पर अगर इसको लिखें तो 1/2 हाफ mv² मैक्सिमम, ये होगा आपका hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा जीरो। hc को कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट करके भी इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में आएगा हाफ mv², दिखाई दे रहा है सभी को, ये आपका मैक्सिमम, और hc को कॉमन ले लीजिए, अंदर रहेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। कल हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से नियम हैं और उनके आधार पर क्या क्या समीकरणें बनाई जा सकती हैं और किस तरीके से इसको ग्राफीय विधि से एक्सप्लेन किया जा सकता है। धन्यवाद।